स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट स्टडी 3525 में। और आज हम पढ़ेंगे फिर से एक बार भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड में हम आगे की बात करेंगे, क्या करेंगे, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, इस विषय पर चर्चा करेंगे। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, ठीक है। विज्ञान की अन्य शाखाओं से भौतिकी का संबंध किस प्रकार से है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम मुख्य रूप से जानते हैं भौतिकी विज्ञान की एक मुख्य शाखा है। भौतिकी क्या है? विज्ञान की एक मुख्य शाखा है। अन्य शाखाओं में भौतिकी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। इसने विज्ञान की दूसरी शाखाओं में बहुत मदद की है। तो देखते किस प्रकार से इन्होंने किया है। पहले अगर हम इसका रिलेशन देखें तो रसायन विज्ञान से संबंध, भौतिकी का रसायन विज्ञान से संबंध। देखिए, रसायन विज्ञान से संबंध। अब रसायन विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है भौतिकी, इस बात को हम देखेंगे। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आप रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मौलिक कण कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इन मौलिक कणों का, इनको क्या कहते हैं? मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इन मौलिक कणों को हम रसायन विज्ञान में बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। और इन मौलिक कणों की खोज कहाँ हुई है? भौतिकी में हुई है। इन मौलिक कणों की खोज के बाद हम किसको समझ सके हैं? परमाणु संरचना को बेहतरीन ढंग से हमने समझ पाया है। किसको समझ पाया है? परमाणु संरचना को। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, इनकी खोज कहाँ हुई? भौतिकी में हुई है। और इसके आधार पर परमाणु संरचना को स्पष्ट किया जा सका है। क्या किया जा सका है? परमाणु संरचना को स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस है भौतिकी का, ठीक है। इसने रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे वर्क किए हैं जिनका उपयोग हम रासायनिक विज्ञान में करते हैं और भौतिकी में उनकी खोज हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं जीव विज्ञान से संबंध। क्या देखते हैं? जीव विज्ञान से संबंध। जीव विज्ञान से संबंध। अब जीव विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है भौतिकी? देखिए, जीव विज्ञान से हम जानते हैं जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक तो कहलाती है वनस्पति, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। और दूसरी क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान। ये जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। है या नहीं है? बिल्कुल है। यक्ष, अब देखिए किस प्रकार संबंधित है। यक्ष किरणों की खोज, ठीक है। किसकी खोज? यक्ष किरणों की खोज। ये कहाँ हुई थी? ये खोज भौतिकी में हुई। कहाँ हुई? भौतिकी में हुई। और किसने की थी? रॉन्जन ने की थी, ठीक है, भौतिकी में हुई थी। और इसका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, इसका उपयोग शरीर में पथरी का पता लगाने, शरीर में हमारे पथरी है या नहीं है, ठीक है, इसका पता लगाने में किया जाता है। शरीर में गोली का पता लगाने के लिए, किसका? गोली, बंदूक की गोली, ठीक है, इसका पता लगाने में किया जाता है। टूटी हड्डियों की जानकारी, टूटी हड्डियों की जानकारी भी हमें इसकी सहायता से होती है, ठीक है। टूटी हड्डियों की जानकारी भी हमें कौन देता है? ये यक्स रेज ही देती है, ठीक है। तो देखिए, यक्स किरणों की खोज कहाँ हुई? भौतिकी में हुई। इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? इसका उपयोग जीव विज्ञान में किया जा रहा है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्तदाब, ठीक है, रक्तदाब, क्या कहते हैं? रक्तदाब, यानी आप इसको जानते होंगे, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस ब्लड प्रेशर यानी हृदय की गति, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? हृदय की गति को समझा जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम कहाँ हुए हैं? दाब की अवधारणा है, ठीक है। किसकी अवधारणा? दाब की अवधारणा के आधार पर रक्त दाब, ठीक है। और ये आप देखते हैं दाब कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये रक्त दाब जो है दाब की अवधारणा पर आधारित है। इससे हृदय की गति का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? हृदय की
गति का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जीव विज्ञान से भी भौतिकी का संबंध है। अब देखते हैं गणित से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, गणित से संबंध देखेंगे हम। दो हमने देख लिए, अब तीसरा देखेंगे किससे, गणित से संबंध। अब आप सोचेंगे कि गणित से क्या संबंध है, तो देखिए गणित से संबंध इस प्रकार है भौतिकी का कि अनेक गणितीय विधियों का विकास, अनेक गणितीय विधियां हैं उनका विकास भौतिकी में ही हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं अवकलज समीकरण, या आप देखते हैं पहले आपने देखा होगा गतिकी समीकरण, गतिकी समीकरण। ठीक है, इनका विकास कहाँ हुआ है, भौतिकी में हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा अवकलज समीकरण, कैसी समीकरण, अवकलज समीकरण। ठीक है, इनका विकास कहाँ हुआ है, इनकी खोज कहाँ हुई, भौतिकी में हुई है, लेकिन इनका उपयोग कहाँ होता है, गणित में होता है। ठीक है, जिस प्रकार भौतिकी जो है गणित में सहायक है, इसी प्रकार गणित भी क्या करती है, भौतिकी में अपना योगदान देती है। ठीक है, जिस प्रकार भौतिकी गणित के लिए सहायक है, यानी गणित के लिए खोजें करती है, जैसे आपने देखा गतिकी समीकरणों की खोज कहाँ हुई, भौतिकी में हुई, अवकलज समीकरणों की खोज कहाँ हुई, भौतिकी में, लेकिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, गणित में किया जाता है। इसी प्रकार गणित भी भौतिकी में क्या है, सहायक है। गणित को तो हम भौतिकी की भाषा कहते हैं, गणित को क्या कहते हैं, गणित को हम कहते हैं भौतिकी की भाषा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, भौतिकी की भाषा क्या कहलाती है, गणित कहलाती है। तो गणित को भौतिकी की भाषा कहते हैं। अब देखिए एक और विज्ञान है एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय विज्ञान। ठीक है, कौन सी, खगोलीय विज्ञान, नाम सुना होगा आपने इसका। ठीक है, इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा भी होगा। खगोलीय विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें हम ग्रहों, नक्षत्रों यानी अंतरिक्ष से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी में जैसे क्या है, आप देखिए भौतिकी के नियमों का प्रयोग करके ग्रहों की गति, कक्षा, आकृति, इन सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, किसका होता है, भौतिकी के नियमों का प्रयोग करके हम किसके करते हैं, ग्रहों की गति, किसकी गति, ग्रहों की गति की, ठीक है, बारे में जानते हैं, उनकी कक्षा के बारे में जानते हैं, उनकी आकृति के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि कौन ग्रह आकृति में कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ग्रह किस प्रकार गति करते हैं और किस ऑर्बिट में, कक्षा का मतलब क्या हुआ, उसकी ऑर्बिट कैसी है, इस सारे विषय में हम चर्चा करते हैं खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से। अब देखिए खगोल विज्ञान में क्या है, खगोलीय दूरदर्शी, कौन सी दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, इस खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से हम क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से अनेक ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ग्रहों और उपग्रहों, ठीक है, और अन्य पिंडों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और इन सब की खोज जो है, इन सब की खोज कहाँ हुई है, भौतिकी में हुई है। इस प्रकार भौतिकी जो है विज्ञान की अन्य शाखाओं से भी संबंधित है। कुछ शाखाओं से आपको हमने संबंध बताया, लेकिन विज्ञान की शाखाएं क्या है, 100 से ऊपर है, और अन्य कुछ विज्ञान की शाखाओं से भी भौतिकी का संबंध रहा है, उसमें ये सहायक रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। भौतिकी और प्रौद्योगिकी और समाज का आपस में क्या संबंध है। भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे के पूरक है। कभी कभी क्या करती है, भौतिकी जो है वो नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म देती है, और कभी कभी प्रौद्योगिकी क्या करती है, नवीन भौतिकी को जन्म देती है। इनका आपस में विशेष संबंध है। किस प्रकार संबंध है, देखिए जैसे ऊष्मा गतिकी के नियमों का प्रयोग करके, ऊष्मा गतिकी के नियमों का प्रयोग करके ऊष्मा इंजन और प्रशीतक बनाए गए हैं, जिनका उपयोग क्या करता है आज मनुष्य, जिनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है। तो देखिए ऊष्मा गतिकी का नियम प्रयोग हुआ, किसका, ऊष्मा गतिकी के नियम को प्रयोग करके। ठीक है, क्या बनाए गए हैं, ऊष्मा इंजन बनाए गए हैं, ऊष्मा इंजन और प्रशीतक, और क्या बनाया गया है, और प्रशीतक। प्रशीतक समझते हैं, रेफ्रिजरेटर,
ठीक है, जिनका उपयोग घरों में किया जाता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक प्रौद्योगिकी को जन्म देते हैं। तो क्या करती है, भौतिकी प्रौद्योगिकी को जन्म देती है। ठीक है, इसी प्रकार वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अध्ययन से, कौन से, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर, किसके आधार पर, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर क्या बनाया गया है, आप देखते हैं टेलीविजन, क्या बनाया गया है, टेलीविजन। ठीक है, यानी संचार के जो माध्यम है, रेडियो है, ठीक है, टेलीविजन है, रेडियो है, और क्या है, संचार के माध्यम। ठीक है, बेतार, मार्कुन बनाया तो वायरलेस, बेतार संचार, आप कहें, क्या कहें, वायरलेस, क्या कहते हैं, बेतार। इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर इन सब की खोज की गई, इन सब चीजों का निर्माण किया गया, और ये सब किससे संबंधित है, प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो क्या है, देखिए घनिष्ठ संबंध निकल रहा है, भौतिकी जो है नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म दे रही है। इसी प्रकार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये घटना आपने पढ़ी होगी पिछले क्लासों में। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रयोग करके क्या बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, इंजन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिक इंजन, जिसे हम वैद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत जनित्र का निर्माण किया गया है। और ये वैद्युत जनित्र यानी इन इंजनों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर किसका निर्माण हुआ, ट्रांसफार्मर का हुआ। किसका हुआ, ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखिए आपने बहुत प्रचलित नियम पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रयोग करके, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रयोग करके ग्रहों और उपग्रहों, ठीक है, यानी कृत्रिम उपग्रहों की हम बात करें। देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम से ग्रहों के बारे में जानकारी मिलती है, और कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण, कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण, ठीक है, कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण संभव हो पाया है। तो ये सारे भौतिकी के नियम हैं जिनका कहीं ना कहीं हम उपयोग करके क्या करते हैं, नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बहुत बात है, इलेक्ट्रॉनिक के मूल सिद्धांतों का उपयोग करके, देखिए किसके, इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, इसके सिद्धांत का उपयोग करके कंप्यूटर, कंप्यूटर और क्या, लैपटॉप जैसी, लैपटॉप जैसी चीजों का आविष्कार किया गया है, इनका प्रौद्योगिकी का निर्माण किया गया है, और इन सभी का ने नई प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी और समाज का विशेष संबंध होता है। भौतिकी में हम उस चीज को जानते हैं, फिर उसका निर्माण किया जाता है, वो प्रौद्योगिकी, और वो कहीं ना कहीं से हम समाज के लिए उपयोगी है। और देखिए एक बात और है, जैसे आपने पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो इन अभिक्रियाओं के उपयोग से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय विखंडन के उपयोग से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और क्या, परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम जैसी चीजों का आविष्कार में क्या होता है, ये सब सहायक है। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले बलों के लिए। ठीक है, प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम बल पर चर्चा करेंगे। बल क्या है, बल वह बाहरी कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल क्या करता है, किसी विराम अवस्था में पड़ी वस्तु पर बल लगाने से वो उसे गतिमान कर देता है, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो उसे विराम अवस्था में ला सकता है। ठीक है, तो ये बल है। दैनिक जीवन में हम बहुत से बलों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारी पेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या है, पेशीय बल है। ठीक है, दूसरा बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जो पृथ्वी क्या करती है, एक आकर्षण लगाती है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ये भी आप जानते होंगे। अब देखिए
एक और प्रकार का बल होता है घर्षण बल। कैसा बल? घर्षण बल। ठीक है। इसके अलावा रसी हुई कोई डोरियां हैं तो उसमें कैसा बल लगता है? एक तनाव बल लगता है। ठीक है। अगर हम बात करें परमाणविक और आणविक बात में तो उनके बीच में कैसा बल लगता है? उनके बीच में भी एक प्रकार का बल लगता है जिसे आप क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। लेकिन इन सब बलों को अगर हम कैटेगराइज करें तो बल जो है वो प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। प्रकृति में केवल कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं? 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। और वो 4 प्रकार के बल कौन से हैं? देखिए, पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। और दूसरा बल है वैद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल? वैद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। कैसा बल? दुर्बल नाभिकीय बल। तो प्रकृति में मूलतः कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं? 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है। ये 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल की करेंगे। ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे। और ये बल आपके लिए नया नहीं है। ठीक है। इसको आपने इसका नाम सुन रखा होगा और कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा होगा। क्या है? ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच में, पूरे ब्रह्मांड की बात कर लें, कहीं भी हम चले जाएं पूरे ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल जो होता है, लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास 2 पिंड हैं। ठीक है। एक पिंड ये है और दूसरा पिंड ये है। ये r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर स्थित है। इस पिंड का द्रव्यमान m1 है और इस पिंड का द्रव्यमान m2 है। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के कारण ही ये बल कार्य करता है। ठीक है। तो ये लगने वाला जो बल होता है, ये लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये लगने वाला बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसे हम समीकरण 1 माने, इसे समीकरण 2 माने, तो समीकरण और 1 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख दें समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? देखिए, यफ समानुपाती m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है। और अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है G, कैपिटल G। ठीक है। कैपिटल G बराबर m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है। ये जो सिद्धांत है वो इस बात पर कार्य करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ये न्यूटन ने दिया था इस नियम को, 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल को। ठीक है। तो वो फार्मूला है F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। जहाँ G क्या है? जहाँ G जो है आपका एक नियतांक है। G क्या है? एक नियतांक है। ठीक है। एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। कहीं भी आप चले जाए ब्रह्मांड में, G का मान हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। और ये फिक्स मान कितना होता है? G की वैल्यू क्या होती है? G का मान क्या होता है? G का मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये G का क्या होता है? मान होता है। कैपिटल G का मान ये होता है, फिक्स होता है। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण। देखिए, उनको हम ऐसे सुन लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रमुख गुण क्या हैं? गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? एक सार्वत्रिक बल है। गुण की बात कर रहे हैं अब हम बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? गुण की।
तो गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है। कैसा बल है? सार्वत्रिक बल है। अभी हमने आपसे चर्चा की थी सार्वत्रिक बल क्या होता है, जो ब्रह्मांड में कहीं भी आप चले जाएं, प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में अवश्य कार्य करेगा। ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में अवश्य कार्य करेगा। दूसरी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दीर्घ परासी है। कैसा है? दीर्घ परासी है, यानी ये लॉन्ग रेंज तक कार्य करता है। कहां तक कार्य करता है? परास का मतलब क्या होता है? रेंज, उसकी सीमा। ये दीर्घ परासी है। तीसरी बात ध्यान कीजिए, तीसरी बात क्या है इसमें? ये केंद्रीय बल है। कैसा बल है? ये केंद्रीय बल है। ठीक है, कैसा बल है? केंद्रीय बल है। ठीक है, अब अगर हम चौथी बात करें इसके बारे में, तो ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है। कैसा बल है? सबसे दुर्बलतम बल है। सबसे कैसा बल है? दुर्बलतम, सबसे कमजोर बल है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है। इन गुणों को एक बार आप ध्यान रखिए, और भी कुछ है लेकिन मुख्य मुख्य बातें हमने आपको बताई हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच में हमेशा कार्य करेगा। ये दीर्घपरासी बल है, इस लॉन्ग रेंज तक कार्य करता है। ये केंद्रीय बल है। और चौथी बात, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है। इतना कमजोर होने के बाद भी ये प्रभावी बल है, क्योंकि जितनी बड़ी वस्तुओं का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा ये बल उतना प्रभावी हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम